सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, विख्यात कवयित्री और प्रखर वक्ता भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। आपके द्वारा भारतीय साहित्य, राजनीति और समाज सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किए गए, वो कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं 7 मार्च को देवभूमि आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेताओं ने साझा की उनके इस दौरे के बारे में पूरी जानकारी। हर्षिल और मुखवा दौरे पर रहने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 7 मार्च की तारीख वो देवभूमि पधारेंगे। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल में जाकर वहां पूजा अर्चना करने का भी उनका शेड्यूल है। फिलहाल ये जानकारी बीजेपी नेताओं की तरफ से जो साझा की गई, पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। 7 मार्च को हर्षिल का और मुखवा का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल में पूजा अर्चना करने का भी उनका कार्यक्रम तय है। तो पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर पूरा सिस्टम वहां पर एक्टिव मोड में इस समय बना हुआ है। तैयारियां की जा रही है उनके इस दौरे के मद्देनजर। हर्षिल के और मुखवा के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। 7 मार्च को वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, देवभूमि पधारेंगे, गद्दी स्थल मां गंगा की, वहां पर पूजा अर्चना करते दिखाई देंगे। फिलहाल क्या तैयारियां, ये बताने के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश खंडा इस समय जुड़ चुके हैं। हरीश, कैसी तैयारियां? 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी हर्षिल और मुखवा के दौरे पर रहने वाले हैं। देखिए शिल्पा, जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं और इससे पहले 27 फरवरी का कार्यक्रम था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उसे निरस्त करना पड़ा और अब प्रधानमंत्री जो है वो 7 मार्च को उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ जो शीतकालीन यात्रा है उसका संचालन होना है। और जिस तरह से अभी शीतकाल यात्रा जो चल रही है उसी के मद्देनजर उसका शुभारंभ करने के लिए जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का हो रहा है। भाजपा संगठन की तरफ से जानकारी मिली है कि हर्षिल और मुखवा दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। मुखवा में मां गंगा की जो शीतकाल गद्दी स्थल है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और पूजा अर्चना की जाएगी। प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, जाहिर तौर पर 7 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में वहां पर चले तेज होती हुई क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं उनके इस दौरे के मद्देनजर, इस पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर? देखिए शिल्पा, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के तौर पे, सरकार के तौर पे वहां पर की जा रही हैं। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि 27 फरवरी का कार्यक्रम था वो किन्हीं कारणों से निरस्त हुआ है, लेकिन अब जो 7 मार्च है, 7 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिले का जो हर्षिल और मुखवा है, जहां से मां गंगा का उद्गम होता है, यहाँ जो शीतकालीन जो गद्दी स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश उत्तराखंड से देने का काम हो रहा है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा जो यहाँ पर जो चलती है, यानी कि अब 6 महीने की जो 4 धाम यात्रा होगी, उससे पहले जो शीतकाल यात्रा है, शीतकाल यात्रा का एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाए। अब पूरे देश विदेश में जिस तरह से 4 धाम पर पहुंचे, उस शीतकाल में भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। सभी जो तैयारियां हैं पहले से ही यहाँ पर की जा रही हैं। और इस समय की बात करें तो अब 7 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा है, इसी को लेकर के बीजेपी संगठन ने जानकारी दी है और तैयारियां यहाँ पर की जा रही है प्रशासन पर। इस पर बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। अगली खबर माणा से है, जहां लापता श्रमिकों की संख्या 4 हो गई है। हादसे से पहले ही सुनील कुमार बिना बताए ही अपने घर चले गए थे। परिवार से संपर्क करने पर उनके द्वारा पुष्टि की गई कि हां, वो अपने घर पहुंच गए हैं। बता दें आपको, सुनील कुमार हिमाचल के कांगड़ा निवासी है। वहीं सुहावने मौसम के बीच ज्योतिर्मठ हेलीपैड से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया। अभी भी वहां एवलांच के मलबे में 4 श्रमिक लापता है। सेना और आईटीबीपी की टीम वहां पर लगी हुई है। उनके द्वारा माणा एवलांच पॉइंट पर बचाव अभियान लगातार जारी है। तो जो 4 श्रमिक अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें खोजा जा रहा है, ढूंढ। थाना पथरी क्षेत्र में
एक वादी द्वारा नाम पहचान उसकी छुपाते हुए उनकी नाबालिग बच्ची के साथ एक रेप का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और वह सेना की टीम वहां पर लगी है, आईटीबीपी की टीम वहां पर लगी हुई है। पुष्कर सिंह नेगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। पुष्कर, रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहले अपडेट दीजिए। जो 4 श्रमिक अभी भी लापता बताए गए, क्या कुछ क्लू उनके बारे में मिल पाया है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, आपने कहा कि रेस्क्यू जो है लगातार जो है 3 दिनों से आज तीसरा दिन है, तो रेस्क्यू जो है लगातार हो रहा है। आईटीबीपी की और आर्मी की टीमें और वायुसेना की टीमें जो है यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रही है। जैसे कि आपने भी बताया शिल्पा कि जो पहले जो 55 लोगों का जो गुमशुदगी का जो 55 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन उसमें से जो एक मजदूर था वो बिना बताए ही अपने कैंप को छोड़ के जो अपने घर चले गया था। जब उसके छानबीन होने के बाद जब उसके घर वालों से पूछा गया तो वो घर में मौजूद मिला और उसके बाद जरा राहत की सांस जरूर लिखी कि एक श्रमिक का घर में पहुंचना बिना बताए जो राहत की सांस जो है जिला प्रशासन चमोली को मिली है। लेकिन अभी जो है, अभी का मैं आपको अपडेट दे दूं शिल्पा, तो अभी जो है 46 लोगों को जो है जोशीमठ में जो है रेस्क्यू करके लाया गया है, क्योंकि आज मौसम भी साफ है, चटक धूप खिली है और बद्रीनाथ में जो है हेलीपैड बनाने का काम जो है आर्मी के द्वारा यहाँ पे जारी है। क्योंकि अभी जो 4 लोग लापता है और 4 लोगों की जो है डेड बॉडियां जो है जोशीमठ पहुंच गई हैं और जो लोग घायल हैं उनको कल से ही जो है जोशीमठ का जो आर्मी का बेस कैंप है यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनको सांत्वना दी जा रही है कि अगर जिस वजह से आप लोग जो है बर्फ के नीचे जो दब के आपको निकाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब घायल जब बाहर निकलता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टरों की हो जाती है और डॉक्टर जब इनका इलाज करता है तो कोई ऐसी हड़बड़ाहट में कोई घटना है जो सामने ना है, उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहा है। और अभी जो है सुबह का जो 7:30 बजे का टाइम था सिर्फ 7:30 बजे से जो है आर्मी के जो 7 हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो जगह जगह से जो है रेस्क्यू के लिए सर्च अभियान चला रहे हैं। तो देखिए, रेस्क्यू के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। उधर सुनील कुमार बिना बताए अपने घर पहुंच गए, उनसे बातचीत हुई होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? आखिरी बार टीम मेंबर साथ उनकी क्या बात हुई थी? किस तरह की स्थिति में वो लोग थे? उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई? बिल्कुल, देखिए उनका घर पे पहुंचना ही एक राहत की सांस है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं बिना बताए घर आ गया हूँ। अब क्योंकि ये ठेकेदार के आदमी काम कर रहे थे यहाँ पे शिल्पा, तो ठेकेदार को बिना बताए हुए चले गए। लेकिन जब काउंटिंग हुई, जब आधार कार्ड से इनका नाम नंबर वगैरह सब निकाला गया, तो उसके बाद ही जो है पता चला कि सुनील कुमार जो है बिना बताए घर चले गए। हाँ, हालांकि प्रशासन जनपद चमोली का प्रशासन जो जिलाधिकारी उनसे उनकी बात हुई है और कहा कि मैं घर पहुंच गया हूँ, अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, तो जब राहत की सांस जरूर ली है। हालांकि रेस्क्यू के लिए जो है अभी भी जो है यहाँ पे जो है एसडीआरएफ भी अब पहुंच चुकी है, क्योंकि जब 7 से 8 फीट बर्फ आपको मिलेगी तो उसको काटने में समय जरूर लगता है, लेकिन एसडीआरएफ भी बद्रीनाथ धाम में पहुंच गई है और रेस्क्यू जो 4 लोग हमारे यहाँ पे लापता हैं, इनको भी अभी खोजा जा रहा है, इनकी खोजबीन कर रही है। और एक कल ही जो है एक जो है मजदूर जो है ऋषिकेश एम्स के लिए भी यहाँ से रेफर कर दिया गया, क्योंकि ज्यादा सीरियस था, तो इसको भी रेफर जो है ऋषिकेश कर दिया गया था। हालांकि सर्च अभियान अभी भी जारी है और 4 लोगों की खोजबीन अभी जारी है शिल्पा। चलिए, 50 मजदूरों को निकाल लिया गया है, 4 मजदूरों को अभी भी खोजा जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह नेगी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबर देहरादून में, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को सुधार के लिए मंत्री रेखा आर्या ने बैणिया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये दूरस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों के वीडियो कॉल पर लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों और बच्चों से आत्मिक संवाद का भी मंच बनेगा। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मंत्री रेखा आर्या ने वीडियो कॉल पर बागेश्वर और उत्तरकाशी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बातचीत की, साथ ही वीडियो कॉल पर ही केंद्र की किचन आदि का निरीक्षण किया। बता दें आपको, इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुझाव मांगे कि कैसे और इसमें सुधार किया जा सकता है, उनसे इस बारे में बातचीत की। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्र माध्यम से हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितनी गर्भदात्री आ रही हैं, कितनी गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को देखना, इसको चेक करने की प्रक्रिया और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद
के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ। वहाँ बच्चों से, जहाँ 32 बच्चे जो है वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे। वहीं देहरादून में उपनल की 21वीं स्थापना दिवस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल के माध्यम से संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि जल्दी ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को बधाइयां दी। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की है कि उन्होंने उपनल कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर जो राशि दी जाती थी 1 लाख रुपया, उसे बढ़ा दिया है और उसे 1.5 लाख करने की अनाउंसमेंट की गई। और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाई अप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में, हर गांव को हम लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। इसके चलते चमोली के माना में हादसा भी हुआ, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से ये राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है अगले 1 हफ्ते तक राज्य के अंदर मौसम सामान्य ही रहेगा। जब भी कहीं कहीं पहाड़ी जिलों में हल्की या फिर मीडियम बारिश हो सकती है, ये भी अनुमान उनकी तरफ से जताया गया, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल इन दिनों पूरे प्रदेश में ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहने वाली, ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया। वीक तक की मैं बात करूं तो कोई विशेष अब एक्टिविटी है नहीं। आज भी मौसम करीब करीब साफ ही है। प्रदेश में छुटपुट एक्टिविटी जो होगी कुमाऊं रीजन में है और बहुत लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में भी कादो का जगह में मिलेंगी। तो ये है कि क्लाउडिंग तो थोड़ी आज है, लेकिन कल देखेंगे तो कल क्लाउडिंग भी खत्म हो जाएगी, साफ रहेगा पूरे दिन भरी मौसम जो है उत्तराखंड में। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी, हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी। तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे मिलेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 तारीख को है, लेकिन जब 4 से आप देखेंगे तो फिर से मौसम साफ है और पूरा 6, 7, 8 तारीख तक जो मौसम साफ है। तो इस तरह की है। तो आप एक मोटा मोटा जो मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। 3 तारीख को छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। हल्द्वानी में भव्य सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस मेले में देश भर के राज्यों के मुख्य उत्पाद और लोक कलाकार आकर्षण का केंद्र है। देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की यानी कि प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगा रहे हैं, एग्जीबिशन किया जा रहा है। इसके अलावा वायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही फैशन शो समेत अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। 10 दिनों तक चलने वाला है ये मेला। इस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें प्रख्यात कलाकार कमला देवी समेत पहाड़ी और पंजाबी सिंगर भी अपनी अपनी टीम्स के साथ परफॉर्म करते दिखाई देंगे। बता दें आपको, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक के बंशीधर भगत और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने किया। भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी एक पहल ये भी है कि महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार करने का मौका दिया है और सैकड़ों समूह हमारे उत्तराखंड में, हजारों समूह हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं जो अपने आप में उद्यमी बन गए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय वो कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस काम को परसू कर रहे हैं और लोगों से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं और अधिकारियों को कहा है कि बहुत ही
नजदीक जाकर महिलाओं के ग्रुप बनाए और उनको रोजगार उपलब्ध। भारत में मेलों की संस्कृति आदिकाल से चलते आ रही है, प्राचीनतम काल से यह संस्कृति चली आ रही है और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और कई राज्यों के भारत ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो। काफी उत्साह है यहाँ पे और उत्तराखंड की महिलाएं और बाहर से भी हमारे काफी सारे लोग आ रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और मेले का लुत्फ लीजिए। हमने यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है। 17 राज्यों से हमारे पास आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में और उनके यहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं और काफी लोगों ने लगा भी दिए हैं। मुख्य कार्यक्रम यह है कि पहले सेशन में हम विभागों को कुछ गोष्ठियां करा रहे हैं, कुछ बायर मीट्स करा रहे हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉल लगे हैं उसमें आम जनता के द्वारा खरीदारी की जाएगी। साथ ही हमारा फूड कोर्ट है जहाँ पे उत्तराखंड के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां माणा बद्रीनाथ में एवलांच में फंसे मजदूरों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की एक टीम विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा के साथ रवाना हुई है। एवलांच के दौरान लापता मजदूरों की खोज के लिए एसडीआरएफ की एक विशेषज्ञ टीम को विक्टिम लोकेटिंग कैमरा दिया गया, थर्मल इमेज कैमरा दिया गया और इन कैमरास के टेक्नोलॉजी के साथ घटना स्थल के लिए इस टीम को रवाना किया गया है। देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो गया। इसमें उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय प्रोडक्ट्स के 150 से ज्यादा स्टॉल्स लगाकर अपनी संस्कृति को और अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बता दें आपको, महोत्सव स्टॉल्स जनजातियों के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंशा ये है कि इस तरह के उत्सव और जो भी जनजातियां, जैसे हमारे प्रदेश में जो 5 जनजातियां रहती हैं, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ है, उसमें हम जो हमारी राज्य की 5 जनजातियां हैं उनके सामाजिक स्तर को, शैक्षिक स्तर को उठाते हैं और इसी क्रम में हम के वहाँ जैसे अभी कई विद्यालय चल रहे हैं, कई हमारे वहाँ ATS चल रहे हैं, कई हॉस्टल्स हैं और भी कई तरह के जो योजनाएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और उनके केंद्रीय मंत्री एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हम लोग इसको करते हैं। पथरी थाना क्षेत्र में 8 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला, जिसमें आरोपी के पैर में गोली जा लगी। पुलिस ने बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच हुई है। पथरी क्षेत्र में एक वादी द्वारा नाम पहचान उसकी छुपाते हुए उनकी नाबालिग बच्ची के साथ एक रेप का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और वादी द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि जब उसके द्वारा आरोपी को रोकने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा उसको तमंचा दिखा के वो वहां से फरार हो गया। पुलिस को ये प्रथम सूचना मिली थी क्योंकि बच्ची की हालत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा तत्काल बच्ची को यहाँ से एम्स रेफर किया गया। उसके साथ हमारी टीम साथ गई है, जिसमें एक लेडीज सब इंस्पेक्टर साथ में ही है और उनका वहाँ पर उपचार किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे और क्योंकि ये बात हमारे संज्ञान में थी कि आरोपी के पास तमंचा भी है, इसलिए पुलिस के द्वारा एहतियातन उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा पुलिस पर जब फायर किया गया, पुलिस ने जवाबी फायर में उसको अभी उसके पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में यहाँ लाया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा स्वयं सहायता समूह केंद्र में कृषि प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, कृषि अवसंरचना कोष योजना और अन्य कृषि संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को संबोधित किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं के बारे में वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी गई। हैदराबाद ब्लॉक में कृषि प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया है
और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जनता के द्वारा, यानी बैंक जो है, जो सरकार का एक अभिन्न अंग है, ये पब्लिक तक पहुँचे। पब्लिक बैंक तक तो जाती ही जाती है, लेकिन अगर बैंक पब्लिक तक पहुँचेंगे तो पब्लिक को ऋण प्राप्त करने में जो हिचकिचाहट होती है, जो थोड़े बहुत बॉटलनेक्स होते हैं, वो दूर होंगे और जनता से बैंकों का जुड़ाव बढ़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, या इंडिविजुअल किसान्स हैं, कई लोगों को लोन का डिस्बर्समेंट भी यहाँ पर किया गया, सैंक्शन भी किए गए और आज यहाँ पर ये लगे हुए हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।